लास्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या पढ़ेंगे। पहला टॉपिक क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। लिखो नोटबुक में, पहला टॉपिक क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। पहला टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसी। क्या जल्दी लिखना है थोड़ा करो, फॉरेन एक्सचेंज इक्वल्स फॉरेन करेंसी। नॉर्मल लैंग्वेज में बोले हैं, अगर आपको एक वर्ड में बोलना है फॉरेन एक्सचेंज इक्वल्स टू फॉरेन करेंसी, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज इक्वल्स टू फॉरेन एक्सचेंज इक्वल्स टू फॉरेन करेंसी। और दूसरी डेफिनेशन आएगी ऑल करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। क्या ऑल करेंसी, क्या ऑल करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज इक्वल्स टू फॉरेन करेंसी और दूसरा मतलब होता है ऑल करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। हाँ लिख लिया, ऑल करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। लिख दिया, फॉरेन एक्सचेंज इक्वल्स टू फॉरेन करेंसी और दूसरा ऑल करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। अगर डेफिनेशन पूछे, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है ऑल करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। का मतलब अपने देश की करेंसी को छोड़कर बाकी जो भी देश की करेंसी है उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। क्या कहते हैं, ऑल करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। क्लियर, ये तो फॉरेन एक्सचेंज। मगर अपन पढ़ रहे हैं क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या पढ़ रहे हैं, ऑल करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी लिख दिया। अगला टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन है इट इज द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री। अब हम लिख रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन, इट इज द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री, इट इज द रेट एट विच currency of one country, it is the rate at which currency of one country can be exchanged from currency of another country. It is the rate at which currency of one country, it is the rate at which currency of one country can be exchanged, it is the rate at which currency of one country can be exchanged from the currency of another country. लास्ट बार बोलो, इट इज द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। क्लियर है ना। जिस रेट पर आप अपने देश की करेंसी या एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से एक्सचेंज करते हो उसी को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या कहते हैं, लिख लिया सबने, सामने देखो जल्दी से, जैसे लिख लिया, बंद कर लाइट नहीं। क्लियर है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब समझना ध्यान से, इट इज द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से एक्सचेंज करने की जो रेट काम है, जैसे आप इंडिया की बात करें, अगर आपको $1 लेना है तो $1 के बदले में आपको $72 देने पड़ेंगे या $74 देने पड़ेंगे। तो ये जो $71 इक्वल्स टू $74, तो ये रेट है अपनी फॉरेन एक्सचेंज। आज लाइफ में इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगी, $1 के बदले में हमको $74 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेंगे, जिस रेट पर एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी से एक्सचेंज हो जाए। अपन डॉलर एक्सचेंज कर सकते हैं रुपीज से, मगर रेट क्या चले, 74 है। $1 लेना है तो 74 रुपीज दो, ठीक है ना। तो क्या होती है फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन बोलना, it is the rate at which currency of one country can be exchanged from the currency of another country. फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है बेटा, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, फॉरेन करेंसी ऑल करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रेट, इट इज द रेट एट, जो भी पढ़ा हाथों याद होना चाहिए, it is the rate at which currency of one country can be exchanged from the currency of another country. दो चीजें बढ़िया अभी तक अपन फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर ना। अब आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट के टाइप्स, कितने टाइप्स की होती है या उसके मेथड कितने होते हैं फॉरेन एक्सचेंज को निकालने के। दो मेथड होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को, एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट और एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्या होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट और कौन से मेथड होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के, फिक्स और फ्लेक्सिबल। क्या होता है, फिक्स और फ्लेक्सिबल। सामने देखना फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है। अब थोड़ी देर देखो, लिखो मत, ये सब तुम्हारे अनुप कुमार अटेरिया की बुक है ना,
उससे कोई न्यूज़ लेना है तो वो फोटो भेज दिया मैंने, और जो भी वीडियो सब पढ़ रहे हैं अनुप कुमार हटिया की बुक सामने रखो और साथ में लोगों की वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। इट इज़ द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। ये दो फॉरेन एक्सचेंज रेट आप कितने टाइप्स की होती है, कितने मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं, फिक्स और फ्लेक्सिबल। क्या फिक्स और फ्लेक्सिबल। अगर आपकी कंट्री में फिक्स एक्सचेंज रेट चल रही है तो उसका उसमें क्या होगा, उसमें ये सिस्टम है, इट इज सिस्टम ऑफ डिटरमाइंड फॉरेन एक्सचेंज रेट इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट या अनाउंस बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी अनाउंस करती है ये रेट रहेगी, कोई तरीका नहीं होता, कोई है ना, कोई मैकेनिज्म नहीं होता, सिर्फ है ना सरकार अनाउंस करती है। क्या करती है कि भाई हमारी रेट तो ये रखेंगे, हम हमारे तो $1 इक्वल्स टू हम तो 50 रुपये देंगे, फिक्स हो गया हमने। तो वापस देखना, इट इज अ रेट विच इज फिक्स्ड या ऑफिशियली अनाउंस बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट। जो एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाए और गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की जाए उस सिस्टम को कहते हैं अपन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या कहते हैं, क्या होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी, गवर्नमेंट का कोई है ना, वो अनाउंस करेगा। जैसे चाइना में होता है बहुत बार, हमारा वो फिर अपनी डीवैल्यूएशन कर लेते हैं, बोल देते हैं हमारी तो अब ये रहेगी। तो वापस बता रहा हूँ, दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक होता है फ्लेक्सिबल। अभी छोड़ दो अपनी नोटबुक पेन, सब अनुप कुमार से पढ़ लेते, जो बोल रहा हूँ बताता हूँ, सुनो और वापस बताओ मेरे को। दो मतलब होता है फिक्स और फ्लेक्सिबल। फिक्स में क्या होता है, फिक्स में फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड होती है गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट अनाउंस करती है। क्या करती है कि भाई हमारी ये रहेगी, और बहुत टाइम तक वही रेट चलती है, फिर वो हिलती नहीं है, चेंज नहीं होती। देखो पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ना, प्रतिभा जोर से बोल। ऑफिशियली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। इट इज द रेट व्हिच इज ऑफिशियली फिक्स्ड एंड अनाउंस्ड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये सिस्टम ऐसा होगा जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। क्या करेगी, नॉर्मली ये जो रेट डिसाइड होती है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, या ये इन टर्म ऑफ गोल्ड होती है या इन टर्म ऑफ अदर करेंसी होती है। क्या होती है, या तो गोल्ड के वो एक बार डिसाइड कर देंगे $1 इक्वल्स टू 50 ग्राम गोल्ड, क्या अब फिक्स कर दिया, या फिर $1 इक्वल्स टू 100 रुपए। एक या तो एक गोल्ड के कंपेयर करेंगे वो, या किसी एक अदर करेंसी को ले लेंगे और उससे कंपेयर करेंगे। तो नॉर्मली जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है ना, इसमें एक्सचेंज रेट जो होती है ना, या वो या इन टर्म ऑफ गोल्ड या इन टर्म ऑफ अदर करेंसी डिटरमाइंड होती है। क्या होती है, इन टर्म ऑफ गोल्ड। एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे अमेरिका ने कर दिया $1 हमारा इक्वल्स टू 50 ग्राम गोल्ड, उन्होंने फिक्स कर दी। हमारी तो हमारा $1 तो 50 ग्राम गोल्ड रहेगा। क्या रहेगा, आपको चाहिए $1 हमारा 50 ग्राम गोल्ड दो, ठीक है ना, फिक्स गोल्ड के टर्म में कर लिया, किसके टर्म में कर लिया, गोल्ड के टर्म में। इसमें अब अपन को चाहिए, अपन देखेंगे अपने इंडिया में 50 ग्राम गोल्ड कितने का आता है। मान लो एग्जांपल के लिए अपने इंडिया में 50 ग्राम गोल्ड आता है 70 रुपए का, कितने का, कितने का आएगा, तो अपने लिए $1 इक्वल टू क्या हो गया, 70 रुपए। फिर थोड़े दिन 2-4 साल बाद देखा उनका तो फिक्स है $1 इक्वल टू 50 ग्राम गोल्ड। अपन को चाहिए, अपन देखेंगे अपने इंडिया में 2 साल बाद 50 ग्राम गोल्ड कितना है, मानने के लिए ना 2000 रुपए, अपन ने मान लिया 50 ग्राम गोल्ड अपने लिए यहाँ पे 100 रुपए। क्या है, अब अपन को $1 कितने में मिलेगा, अपने लिए, उनके लिए तो फिक्स है, उनके लिए हमको मतलब नहीं है आपकी करेंसी क्या है, हमारे को तो $1 इक्वल टू 50 ग्राम गोल्ड है। क्या है, फिक्स कर दिया, हमको अगर $1 लेना है आपको हमारा, उनको 50 ग्राम गोल्ड दो। अब अपन को 50 ग्राम गोल्ड देगा, अपने कंट्री में कितना पड़ता है, अपन देना है ना, तो अपने कंट्री में 50 ग्राम गोल्ड अपने कंट्री में आता है 70 रुपए का। कितने का आता है, तो अपने लिए $1 क्या हो गया, 70 रुपए का। ये अपनी मैटर है, उनका तो फिक्स हो चुका है। क्या हो चुका है, कौन से दो में होता है विशाल बाटी, फिक्स और फ्लेक्सिबल। क्या होता है, फिक्स मेथड में क्या होता है, it is matter in which foreign exchange is determined by authority of government, announced by authority of government और government डिसाइड करती है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है। और वो जो होती है ना, इन टर्म ऑफ गोल्ड होती है, इन टर्म ऑफ अदर करेंसी होती है। क्या होती है, इन टर्म ऑफ गोल्ड, इन टर्म ऑफ अदर करेंसी। इस तरह समझा दिया मैंने, तो उन्होंने फिक्स कर दिया 50 ग्राम गोल्ड। अब आप देखो आपके यहाँ कितने का मिलता है, उसके हिसाब से आपके लिए वो $70 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हुआ, अगला इसके फायदे, फिक्स एक्सचेंज रेट के मेरिट्स क्या होते हैं। पहला मेरिट स्टेबिलिटी। क्या आता है, स्टेबिलिटी। ये जो रेट होती है ना, नॉर्मली एक बार गवर्नमेंट डिसाइड कर ली, बहुत टाइम तक चेंज नहीं होती, स्टेबल रहती है। फायदा क्या होगा स्टेबल रहने का, समझना ध्यान से। आज प्रियांशु है ना, समझो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ से भेजता है, समझो पाली का कपड़ा अच्छा बिकता है ना, कपड़ा बेचता है, इसने भेजा कपड़ा, तब $1 इक्वल टू 70 रुपए चला था। क्या चला था, इसने 70,000 का माल भेजा, कितना का माल भेजा, तो इसके हिसाब से $1000 आना चाहिए, कितना आना चाहिए था, $1 इक्वल टू 70 रुपए इक्वल टू $1 चल रहा है ना,
जैसे 70,000 का माल बेचा तो इसके पास $1,000 आना चाहिए थे, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हुआ क्या, जब भेजा तो $1 को ₹70 चले थे, कितना चले थे, और जब वापस रुपए में मारने का टाइम हुआ तो $1 को ₹80 आ गए, कितना आ गए। अब इसके डॉलर जो $1,000 सोचे थे ना वो कम हो जाएंगे, $900 या $800 जाएंगे, क्योंकि आगे वाले के हिसाब से तो 70 देना है उसको, 70,000 वो कन्वर्ट करेगा 80 इंटू 80 डिवाइड बाय 70,000 डिवाइड बाय 80 करेगा, तो उसके तो अपने पास डॉलर कम आ जाएंगे। जिसने सोचा था $1,000 आएंगे, मगर उसके बाद आ रहे कितने $2 आ रहे हैं। तो ये जब स्टेबल नहीं रहती तो ये प्रॉब्लम होती है, अपन भेजते हैं और अपन सोचते हैं ₹1 आएंगे, मगर आता है ना क्या होता है, जब रेट चेंज होती है ना तो रुपये कम ज्यादा हो जाता है, तो नुकसान भी हो सकता है। मगर स्टेबल क्या आता है, स्टेबल में पता है अपन को जो रेट में भेज रहे हैं, अपन को पता है $1,000 आना है, तो $1,000 आने के ऊपर फिक्स कर रखा है $1 को ₹70 क्या कर रखा है। तो पहला पॉइंट होता है स्टेबिलिटी रहती है, क्या रहती है स्टेबिलिटी से क्या होता है, जो फ्लक्चुएशन आते हैं, जो रेट में फ्लक्चुएशन आते हैं वो आना बंद हो जाते हैं, और उससे आदमी क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, क्या होता है, उसको जो डर लगता है नुकसान होने का वो डर खत्म हो जाता है। तो पहला पॉइंट स्टेबिलिटी क्या है, भाई चेंज नहीं होगी रेट। ज्यादातर लोग क्यों नहीं घुरते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, वो कहते हैं यार भेजूंगा किस रेट पर तो वापस आएगा किस रेट पर, मेरा रुपये भेजूंगा तो कोई और रेट चलेगी और आएगा तो बहुत अलग रेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम पहला स्टेबिलिटी रहती है, तो फ्लक्चुएशन खत्म, तो अपन को काम करने में आ जा रहा है, अपन को पता है जितना भेजा ना उतने ही आएंगे डॉलर अपने जिस हिसाब से भेजा उस हिसाब से। दूसरा पॉइंट है एंकरेज इंटरनेशनल ट्रेड, क्या इसी से जुड़ा हुआ है, सामने आ गया, जब आपकी रिस्क खत्म हो गई फ्लक्चुएशन की तो आपको डर खत्म हो गया, मैन डर ही रहता है ना कि भेजेंगे किस रेट पर और आएगा किस रेट पर, ऑर्डर खत्म हो गया, उससे क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ गया है। अब बढ़ता है, अपन अपने देश में जो भी लोग हैं वो काम करना चाहते हैं, उनको पता है हमारा जो फिक्स रेट है रुपया होते ही आना है, तो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है, ठीक है ना। और तीसरा होता है मैक्रो पॉलिसी, MA नॉट माइक्रो, MA, ये जो रेट होती है ना ये मैक्रो पॉलिसी को हेल्प करती है, किसको करती है, कोऑर्डिनेशन विद मैक्रो पॉलिसी, ये ना थर्ड इसकी फायदा है कोऑर्डिनेशन विद मैक्रो पॉलिसी। ग्रुप में भेजी हुई फोटो सामने रख दो अपने सामने और देखो। तीसरा पॉइंट होता है कोऑर्डिनेशन विद मैक्रो पॉलिसी, समझना मैक्रो पॉलिसी में होता है पूरी इकोनॉमिक एग्रीगेट इकोनॉमिक फुल अपने पूरे देश की बात करें इकोनॉमी की, ऐसे में ये रेट काम आते हैं क्योंकि रेट फिक्स रहती है, क्या रहती है। आप अगर अपने इकोनॉमी की बात कर रहे हो, इकोनॉमी में अपन बनाते लॉन्ग टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए अपन को रेट चाहिए फिक्स। आप ये सोचो भाई आज एक ब्रिज बनाना है 1,000 करोड़ लगेंगे, फलाना लगेंगे, ठीकरा लगेंगे, वो आपने अगर फिक्स नहीं रेट है तो उसका क्या होगा, बजट ऊपर नीचे होता रहेगा। तो अगर आपने ये फिक्स कर दी ना तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की जो है ना प्लानिंग बनाने में हेल्प रहेगी, क्योंकि आपका हमेशा बजट उधर का उधर ही रहेगा। तो 3 पॉइंट और पढ़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, पहला पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन एक्सचेंज का ऑल करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज का, फिर आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, इट इज द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री, क्या इट इज द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। फिर अपन ने पढ़ा इसके मेथड या टाइप्स, पहला मेथड होता है फिक्स एक्सचेंज रेट, क्या आता है फिक्स में क्या होता है, इट इज अ रेट और इट इज अ सिस्टम इन व्हिच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड और अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट और अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, क्या करती है नॉर्मली किस टर्म होती है, दिस रेट इज नॉर्मली इन टर्म ऑफ गोल्ड और इन टर्म ऑफ अदर करेंसी। कोई एक पर्टिकुलर गोल्ड को ले लोगे या एक करेंसी को ले लोगे, बस उससे डिटरमाइन कर लोगे कि भाई हमारे तो ये है, फिर दूसरी करेंसी वाले जिनको भी करना है वो उसको कंपेयर करेंगे, जैसा मैंने बताया था एग्जांपल, ठीक है ना। गोल्ड उन्होंने डिसाइड कर लिया $1 इक्वल टू 50 ग्राम गोल्ड, और अपन को लेना है तो अपने घर में देखो कि अपने इंडिया में 50 ग्राम गोल्ड कितने का आता है, ₹70 का, इसका मतलब अपने लिए $1 कितना का हो गया, ₹70, तो फिक्स है, ये अपनी टेंशन है। अब इसके फायदे क्या होता है, पहला स्टेबिलिटी, क्या होता है चेंज नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट अनाउंस कर दी बहुत सालों तक वही रहती है, जब तक अगला अनाउंसमेंट नहीं आएगा तो वही रहेगी। दूसरा होता है एनकरेज इंटरनेशनल रेट, जब वो फ्लक्चुएशन ही खत्म हो गए, जो डिस्क ही खत्म हो गई मूवमेंट आने की, तो अपन को टेंशन ही नहीं, अपन को पता है जितने रुपए का माल भेजा उतने रुपए वापस आने हैं, उतने डॉलर आने हैं। और तीसरा होता है ये मैक्रो पॉलिसी की कोऑर्डिनेशन करता है, क्या करता है मैक्रो पॉलिसी को कोऑर्डिनेशन विद मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी। मैक्रो पॉलिसी का मतलब मैंने तुमको बता दिया, बड़े पूरी इकोनॉमी के लिए जो पॉलिसी बनाई है लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए हमेशा फिक्स रेट ही अच्छी रहती है। अब आता है इसके डीमेरिट्स, क्या आता है पहला होता है अपन को यूज इंटरनेशनल रिजर्व चाहिए, तो पॉइंट क्या है डीमेरिट्स का, पहला यूज इंटरनेशनल रिजर्व। अगर अभी अपने बोला कि अपन गोल्ड इन टर्म ऑफ गोल्ड रखते हैं, तो अपन जितने रुपए की करेंसी छापते हैं रखते हैं उतने रुपए का गोल्ड को अपन को रिजर्व में रखना पड़ता है, क्या रखना पड़ता है गोल्ड को जिसमें भी अपन कर रहे हैं उसका रिजर्व रखना पड़ता है अपन को, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। अगर आप गोल्ड में अपनी करेंसी को फिक्स कर लेते हो तो जितनी आप करेंसी छापोगे उतनी आपको गोल्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने डिटरमाइन नहीं करेगा भाई हमारा $1 इक्वल टू 50 ग्राम गोल्ड, तो हमने $1 के बदले में अपन को 50 ग्राम गोल्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बोलो ना हमारा $1 50 ग्राम के बराबर है, तो अपन को रिजर्व में रखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है अपन को गोल्ड के या जिसके भी आपने करेंसी को डिटरमाइन करने के लिए आपने माना है बेस,
उसका आपको रिजर्व रखने पड़ेंगे। क्या रखने पड़ेंगे? उसका रिजर्व रखना पड़ेगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये पहला। दूसरा होता है ये रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ कैपिटल। क्या? रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट तुम्हारे पास मोबाइल नहीं था ना? बस रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ कैपिटल। मूवमेंट कम होने लग जाता है। आपने फिक्स कर दी रेट, आपने $1 को जो 50 ग्राम गोल्ड कर लिया। आपको लगता है नहीं यार 50 ग्राम गोल्ड इक्वल 70 रुपए, $1 इक्वल 70 रुपए, आपको लगता है बहुत गलत है, होना ही नहीं चाहिए, 60 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, ठीक है ना? तो लोग जिन लोगों को ये रेट गलत लगते हैं, जिन अलग देशों को, उनसे काम होना कम हो जाता है, बंद हो जाता है। तो फिर क्या है ना, रुपया आना जाना बंद हो जाता है। अभी जब अगर अपन है ना एक्चुअल में डिमांड सप्लाई के फोर्स से करें, तो हर आदमी को लगता है भाई डिमांड इतनी है रेट बढ़नी चाहिए, डिमांड कम है तो घटनी चाहिए, तो उसको सही लगता है तो काम ज्यादा। मगर क्योंकि ये फिक्स चल रही है तो कुछ लोगों को लगेगी सही और कुछ को लगेगी गलत। जिनके लिए अपनी करेंसी उनको महंगी लग रही है वो तो काम नहीं करेंगे, जिनको लगता है नहीं यार तो अपने सस्ती मिल रही है वो काम करेंगे। तो मूवमेंट क्या होता है? कम हो जाता है। कैपिटल का मूवमेंट क्या होता है? आना जाना कैपिटल का कम हो जाता है। तीसरा हो जाता है, अगला पॉइंट है डिस्करेज वेंचर कैपिटल। वेंचर का मतलब तुमको पता है वेंचर कैपिटल क्या होती है? वेंचर का मतलब है मिलकर काम करना। तो अपने साथ बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत अलग देश के जो लोग हैं वो काम करना कम कर देते हैं। वही वाली बात आ गई, उनको रेट गलत लग रही है। क्या लग रही है? आपने फिक्स कैसे कर दी साहब? आपने डिमांड सप्लाई के फोर्स से चलने दो, उसके साथ हम दे देंगे, आपने फिक्स कर दी, वो वेंचर कैपिटल खत्म हो जाता है। साथ मिलकर काम करना बहुत सारी कंपनियों के साथ, बड़ी कंपनियों के साथ, दूसरी कंपनी के साथ बंद हो जाता है। जब मैं पढ़ूँ मेरी तरफ ध्यान चाहिए, ध्यान रखना। मोबाइल पढ़ो बोलूँ तो मोबाइल में और वापस समझो तो मेरी तरफ। और लास्ट है रिजिडिटी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या? रिजिडिटी एंड एलोकेशन ऑफ, एक बार जो रुपए लग गए, रिजिडिटी का मतलब होता है स्टेबिलिटी, ढीठापन, चेंज नहीं होना, फिक्स रहना। रिजिडिटी का मतलब फिक्स हो गया। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ आपके रुपए लग गए वहीं पे लगे हुए रह जाएंगे, क्योंकि आपके अब है ना बिजनेस जो है वो फिक्स हो गए। कुछ एक देशों के साथ आपका काम हो रहा है, बाकी देशों के साथ काम नहीं हो रहा, तो उन देशों के साथ जो माल आ रहा है जा रहा है वो बस आप ही बनाओगे और कुछ बनाओगे नहीं, तो आपका क्या होगा? उन्हीं बिजनेस में रुपया लगा रह जाएगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने फिक्स कर लिया ना। अगर आपका फ्लक्चुएशन होता, ऊपर नीचे होती डिमांड सप्लाई, तो हर आपका देश काम करता, हर देश काम करता है, नई नई डिमांड आती है अपने पास, तो अपन को नई नई जगह रुपये लगाना पड़ता। मगर अभी तो क्या फिक्स हो चुका है। क्या हो चुका है कि भाई ये हमारी रेट ही है, उस रेट में जिसको काम अच्छा लगेगा वो करेगा और सारा तो उनसे काम चलेगा, तो उसी बिजनेस में रुपया लगेगा। तो ये हो जाएगा रिजिडिटी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये इसके फायदे नुकसान है। वापस बढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ा जल्दी पूरा ऐसे करना। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मतलब ऑल करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। अगर याद नहीं है तो फॉरेन एक्सचेंज इक्वल्स टू फॉरेन करेंसी। क्या? फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट व्हिच इज द रेट एट व्हिच करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। अगली बार बोलूं ना तो याद होनी चाहिए, ऐसे करते नहीं लेनी चाहिए, नोटबुक लेकर याद करना ऐसा करते हैं। इट इज द रेट एट व्हिच करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। इसके बाद दो टाइप्स, फिक्स और फ्लेक्सिबल। पहले आपने फिक्स पढ़ा। फिक्स में क्या होता है? इट इज सिस्टम इन व्हिच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज ऑफिशियली अनाउंस्ड और डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करती है, किसमें करती है? इन टर्म ऑफ गोल्ड और अदर करेंसी। इसका एग्जांपल बताना इस तरह से होता है, लिखा हुआ भी है पर बताना भी। हमारे पे $1 इक्वल टू 50 ग्राम गोल्ड, हमारे लिए 50 ग्राम गोल्ड 70 रुपए का, इसका मतलब $1 इक्वल टू 70 रुपए। फिर ये 50 ग्राम गोल्ड हमारे लिए बढ़ के हो गया 100 रुपए का, अब हमारे लिए $1 इक्वल टू 100 रुपए हो गया। इसके फायदे स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड को इनकरेज करता है, इनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड और कोऑर्डिनेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी। नुकसान क्या है? नुकसान है ह्यूज इंटरनेशनल रिसोर्स रिजर्व चाहिए हमको। फिर होता है कैपिटल, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ कैपिटल, आने जाना कम। डिस्करेज वेंचर कैपिटल कम हो जाती है, डिस्करेज हो जाती है। और लास्ट है रिजिडिटी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या? रिजिडिटी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगला आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्या आता है? दूसरा सिस्टम जो ज्यादातर कंट्री में चलता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्या? नाम से पता चल रहा है कि रेट जो है ना फॉरेन एक्सचेंज बढ़ती घट रही है। कैसे होगी? इट इज अ सिस्टम इन व्हिच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड by the forces of demand and supply of foreign exchange. foreign exchange का मतलब है फॉरेन करेंसी, उसकी डिमांड सप्लाई के फोर्सेस से जो रेट डिसाइड होती है उसको कहते हैं फॉरेन, उस सिस्टम को कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। वापस सुनना, इट इज अ सिस्टम इन व्हिच foreign exchange rate is determined by the market forces of demand and supply. इसकी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का, ऑफ, वापस बोलो मेरे साथ, इट इज अ सिस्टम in which foreign exchange rate is determined by the market forces of demand and supply of foreign exchange. फॉरेन एक्सचेंज यानी दूसरे देश की करेंसी, उनकी डिमांड सप्लाई कितनी है? अगर डिमांड ज्यादा होगी तो अपने दूसरे देश की करेंसी अपने लिए रेट बढ़ जाएगी, और सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई तो रेट
घट जाएगी। जहां पे डिमांड सप्लाई के फोर्स है, किसकी डिमांड सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज की, इसकी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से जो रेट डिसाइड होती है उस रेट को कहते हैं फॉरेन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या कहते हैं, क्लियर ना। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, जिस सिस्टम में डिमांड और सप्लाई के फोर्स से रेट डिसाइड होते हैं, किसकी डिमांड, फॉरेन एक्सचेंज की, किसकी, फॉरेन करेंसी की, उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट का। फिर बोलना बेटा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोलना, जल्दी बोल। करेंसी ऑफ अनसर्टेनिटी क्या मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की पूछ रहा हूँ, बोलना। माशू बोल, प्रियांशु। It is a system in which foreign exchange rate is determined by the market forces of demand and supply of foreign exchange. Clear ना? समझ आ गया। जिस सिस्टम में गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करे, डिमांड और सप्लाई डिसाइड करे रेट क्या रहेगी। अब आता है इसके पहले नाम है इसमें, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या डिमांड, तो अब आता है ये क्वेश्चन आया था पिछली बार 4 नंबर का, सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बहुत सिंपल सी बात बताऊं, तो इसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड के कारण क्या होते हैं, कब आपको डॉलर का, आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कब आपको डिमांड करनी पड़ेगी डॉलर की, सोचो डॉलर की डिमांड कब करनी पड़ेगी, कब जरूरत पड़ेगी डॉलर की, जल्दी बता। हाँ, जब हम दूसरी करेंसी से इंपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में उनको पेमेंट क्या करना पड़ेगा, उनकी करेंसी में करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट हो गया इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा क्या होगा, अगर आप घूमने जाओगे वहां पर, क्या जाओगे, ठीक है ना, जैसे गौर जा गई, ठीक है ना, गौर जा गई भोपाल घूमने और सॉरी भूटान घूमने, और कहीं जा नहीं सकती, तो वहाँ की करेंसी चाहिए इसको, तो अपन को चाहिए डिमांड होगी, ठीक है ना। तू गया घूमने स्विट्जरलैंड, चला ही वैसा है ना, तो देखो वहाँ की करेंसी चाहिए। तो पहला पॉइंट है इंपोर्ट करते हो। अगर पढ़ रहे कब अपन को डॉलर की डिमांड, सोर्स से मतलब कारण डिमांड का, कब अपन को डिमांड चाहिए, पहले आप इंपोर्ट करते हो, आप टूरिज्म घूमने जाते हो, ठीक है ना, आप रीपेमेंट करते हो, क्या करते हो, रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने वहां से लोन लिया था, तो उनको पेमेंट करना है तो उनकी करेंसी में करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप गिफ्ट भेजते हो वहां पर, क्या भेजते हो, गिफ्ट भेजते हो, तो उसके लिए आपको वहां पर। और क्या होगा, अगर आप स्पेकुलेशन करते हो, क्या करते हो, स्पेकुलेशन मतलब सट्टा, अगर आप उनकी करेंसी में स्पेकुलेशन करते हो तो आपको उनकी करेंसी चाहिए। अगर आप वहां पे चीजें खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, वहां पे कोई एसेट्स खरीदी, तो वहां पे एसेट्स खरीदने हैं, अगर आपको अमेरिका में जाके एसेट्स खरीदनी है, डॉलर में रुपए करने पड़ेंगे, तो डॉलर की डिमांड आएगी नहीं आएगी। ये सारे कारण है पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेट। अगर आपने लोन लिया, इंटरनेशनल लोन लिया, उसका पेमेंट कर रहे हो, उनको उसी का, तो ये वापस देखना, अपन पढ़ क्या रहे हैं, और पढ़ रहे सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कब अपन को फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ेगी, कब अपन को डॉलर की जरूरत पड़ेगी, खुद सोचो। तो उसके कारण है इंपोर्ट करते हो तब, आप गिफ्ट भेजते हो तब, आप वहाँ पर टूरिज्म यानी आप वहाँ पर घूमने जाते हो तब, आप वहाँ के लोन जो ले रखा है उसका रीपेमेंट करते हो तब, अंदर लिखा हुआ है सब देखो, स्पेकुलेशन करते हो तब, ठीक है ना। ये सब कारण है सोर्स डिमांड के, किसके फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड के, किसके 5 लोन के, जल्दी से आते सुनो 5। अब डिमांड का डायग्राम तुमको पता ही है, पिछले साल पढ़ा था अपन ने। डिमांड का डायग्राम जो होता है ना, वो ये होता है कि ऑपोजिट रिलेशन होता है। अगर डॉलर के प्राइस बढ़ेंगे तो डॉलर की डिमांड घटेगी, अगर डॉलर के प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी, और प्राइस बढ़ेंगे तो उल्टा होता है, प्राइस डॉलर अगर महंगा हो गया तो आप डॉलर ज़्यादा खरीदोगे कम खरीदोगे, कम खरीदेंगे ना, और डॉलर सस्ता हो गया तो डॉलर ज़्यादा खरीदोगे कम खरीदोगे, ज़्यादा खरीदोगे ना। तो देखना देखो ध्यान से, डॉलर था समझो $1 इक्वल टू 70 रुपए, कितने था, तो आप समझो $1000 खरीदो, कितने खरीदो, अब $1 इक्वल टू हो गया 60 रुपए, तो आप $1500 खरीदोगे, कितने खरीदोगे। तो सिंपल सी बात है, डिमांड में अपन पढ़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड में और रेट में इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है, प्राइस बढ़ी तो डॉलर कम खरीदेंगे, प्राइस घटी डॉलर ज्यादा खरीदेंगे। तो अपने पढ़ा सोर्स, क्या पढ़ा, 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, क्या कारण है डॉलर के, यानी फॉरेन एक्सचेंज को एक तरह से समझ लो डॉलर, उसकी डिमांड के क्या कारण होंगे, सोर्स का मतलब कारण, डिमांड के क्या कारण होंगे, क्लियर ना। ये कारण सारे पढ़ लिया अपन ने।
उसका डायग्राम बना दिया। अब आता है सोर्सेज ऑफ सप्लाई, क्या आता है? जस्ट उल्टा कर दो, क्या कर दो? जस्ट उल्टा कर दो। एक्सपोर्ट करा अपन ने, क्या करा? तो अपने रुपए आगे वाले को रुपए में पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो रुपए की डिमांड करेगा, तो अपने लिए अपनी डिमांड आ रही है, अपने लिए सप्लाई हो रही है, अपना रुपया जा रहा है बाहर। अब आ रहा है दूसरा पॉइंट, अभी पढ़ा था डिमांड के सोर्स, क्या पढ़े थे? अब पढ़ रहे हैं अपन सोर्सेज ऑफ सप्लाई। सप्लाई के क्या करना है? एक याद है, उसको जस्ट उल्टा कर दो। उसमें था इंपोर्ट, इसमें हो जाएगा एक्सपोर्ट, क्या हो जाएगा? उसमें था, है ना, उसमें था अपने यहाँ पर घूमना आ रहा है, अपन वहां पर घूमने जा रहे हैं, यहाँ पर वो अपने यहाँ पर टूरिज्म करने आएंगे, ठीक है ना। फॉरेन इन्वेस्ट अपन ने अभी इन्वेस्टमेंट किया था वहां पर, अपन ने वहां पर गुड्स खरीदी थी, एसेट्स खरीदी थी, अब वो यहाँ पे एसेट्स खरीदेंगे, वो एसेट्स खरीदेंगे, उनको रुपए की जरूरत होगी, तो अपने रुपए सप्लाई होगी, ठीक है ना। जो भी वो सारी चीजें थी ना, उसको उल्टा करना है। क्या करना है? एक एक कारण बोल के बता जल्दी से। हिमांशु सोनी बोल, पहला पारण, पहला अरे पहला पॉइंट बोल यार, Export of the country to the rest. पहला एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप एक्सपोर्ट करोगे चीजों को, वो अपने से चीजें खरीदेंगे, उनको पेमेंट रुपए में करना पड़ेगा, तो उनको रुपए की डिमांड करेंगे, तो अपनी तरफ से रुपए जाएंगे, सप्लाई बढ़ेगी। पहला एक्सपोर्ट, उसके बाद इंपोर्ट, इसमें एक्सपोर्ट। एक चीज याद रखोगे, दूसरी चीज याद आ जाएगी। दूसरा बोल, पहला होगा एक्सपोर्ट, दूसरा डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? दूसरे देशों ने अपने देश में आके इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने देश में कोई जमीन खरीदेंगे, कोई कंपनी खरीदेंगे, तो अपने देश को पेमेंट उनको रुपए में करना पड़ेगा, तो वो डिमांड करेंगे रुपए की, उनके लिए डिमांड है, अपने लिए सप्लाई है, क्या है? रुपए की सप्लाई के कारण। अगला Direct purchase of the goods and services by the non-residents in the domestic market. दूसरे देशों ने अपने यहाँ से डायरेक्ट परचेज करी, डोमेस्टिक मार्केट अपने मार्केट से दूसरे देशों ने परचेज करी, तो फिर रुपया बाहर जाएगा अपना। और स्पेकुलेशन का मतलब पता ही है तुमको, सट्टा। अपने देश की करेंसी में कोई सट्टा कर रहा है, तो अपने देश की डिमांड बढ़ेगी, यानी अपने देश की सप्लाई, उनके लिए डिमांड है, अपने लिए सप्लाई है। अगला रेमिटेंसेस का मतलब रुपया भेजना, ठीक है ना। नॉन रेजिडेंट ने रेमिटेंस, रेमिटेंस का मतलब रुपया भेजना लेना। कोई नॉन रेजिडेंट है, उसने अपने देश वालों को रुपए भेजा, वो तो उसको डिमांड, पहले रुपए की डिमांड करेगा, फिर भेजेगा। अगला ऐसा है कारण है सप्लाई, क्या है? 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या तो डिमांड के सोर्स का या सप्लाई के सोर्स का। सप्लाई का डायग्राम तुमको पता है कैसा होता है? सप्लाई का डायग्राम होता है 45 डिग्री लाइन, क्या होता है? सप्लाई में और रेट में डायरेक्ट रेशियो होती है, क्या होती है? अगर अपने देश की रुपए की सप्लाई, अगर डॉलर के ऊपर बढ़े, $1 था 70 रुपए, तो आगे वाला सप्लाई करना चाहेगा 1000, अगर डॉलर हो गए 90, कितने हो गए? तो अपन को 2000 बेचना जाएगा। सप्लाई का मतलब है रेडी टू सेल, क्या? आपको खरीदे अपन को मतलब नहीं है, अपन तो ज्यादा बेचना चाहेंगे या कम बेचना चाहेंगे, उसको कहते हैं सप्लाई। तो विलिंग टू सेल या रेडी टू सेल। 70 रुपए में कोई कहेगा 70 रुपए डॉलर है, ठीक है, मैं तुमको $1000 दे दूंगा, कितने दूंगा? अब वो 90 रुपए डॉलर हो गया, तो वो ज्यादा देना चाहेगा, उसके तो कम है ना। तो सप्लाई में और रेट में डायरेक्ट रेशियो होता है, क्या होता है? और डिमांड में और रेट में इनवर्स होता है। अगर रेट बढ़ गई तो अपन कम डिमांड करेंगे, रेट बढ़ेगी तो ज्यादा डिमांड करेंगे। मगर सप्लाई यानी अपन बेचने को तैयार है कि नहीं है, अगर रेट बढ़ रही है तो अपन ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगे, रेट बढ़ी तो, ठीक है ना। अब आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है डिमांड, सोर्सेज ऑफ डिमांड, एक क्वेश्चन सोर्सेज ऑफ सप्लाई। अब आता है हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या? हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, क्या क्वेश्चन बोल रहा हूँ बेटा मेरा हिमांशु? How foreign exchange rate determined इन logistics. हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इन फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो अपन को बोलना है इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पहले तो ये बोलना है, फिर डिमांड और सप्लाई का मतलब बताना, फिर है ना फाइनली अपन बताएंगे डायग्राम, क्या बनाएंगे? अपन बताएंगे डायग्राम के थ्रू कि जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को टच करती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है, वहां पर अपनी रेट डिसाइड हो जाती है, क्या हो जाती है, ठीक है ना। अगर तुमको बोला है फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइंड होती है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, किसमें? तो पहला लाइन तो ये होगी बाय द यूजिंग बाय फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज है ना, डिमांड और सप्लाई किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड सप्लाई के फोर्सेज से डिटरमाइंड होती है। फिर डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है? डायग्राम बनाना, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट कर ले वो अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट, और जहाँ पे ये पॉइंट है वहाँ पे रेट डिसाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगी? तो डायग्राम बना हुआ है तुम्हारा, ये 3 पॉइंट, इससे 3 क्वेश्चन आ गए। पहला डिमांड का सोर्सेज, फिर सप्लाई के सोर्सेज, और तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि कैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड होती है फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम में। इसमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, तो अपन बोलेंगे डिमांड सप्लाई के फोर्स है, फिर डिमांड का सप्लाई का मतलब, और ये डायग्राम बनाएंगे जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा वहाँ पे रेट डिसाइड हो जाएगी। क्लियर ना?
अब इसके आते हैं नुकसान और फायदे। इसके फायदे और नुकसान जस्ट उल्टे हैं फिक्स वाले के। किसके? जो फिक्स के फायदे थे, मेड थी वो इसकी डीमेड हो जाएगी। जो फिक्स की डीमेड थी वो इसकी मेड हो जाएगी। पहला फायदा, पहला मेड, उसकी पहली डीमेड क्या थी? रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। डीमेड क्या थी? इसमें आएगा, इसमें रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, ठीक है, यूज इंटरनेशनल रिसोर्स की जरूरत नहीं है। देखो इसकी मेड देखो पहले क्या है, क्या लिखी है मेड? फिक्स वाले की स्टेबिलिटी है और फ्लेक्सिबल वाला पढ़ रहा है। फ्लेक्सिबल की दी भी है पीछे, मेड डीमेड। हाँ, नो नीड, देखो मैंने बोला था ना उसकी डीमेड क्या थी? नीड, यूज इंटरनेशनल रिसोर्स चाहिए थे। इसमें आ जाएगा नो नीड ऑफ इंटरनेशनल रिसोर्सेज। क्या इसमें इंटरनेशनल रिसोर्सेज की रखने की जरूरत नहीं है। अगला ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन, उसमें अपन रिसोर्सेज की रिजिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती थी? एक बार जहाँ लगे लगे, यहाँ पर वहाँ पे लगेगी जहाँ पर फायदा नुकसान ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हर देश से काम हो रहा है। जहाँ पे अपन को सबसे हाईएस्ट अपन को रिटर्न मिलेगा अपनी करेंसी का, अपन उसी में ज्यादा रुपए लगाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्टिमम रिसोर्सेज एलोकेशन, वहाँ पे तो रिजिडिटी क्या थी? अगला इसमें मूवमेंट ज्यादा होता है इंटरनेशनल, क्योंकि हर एक देश अपने से काम करने को तैयार है, क्योंकि डिमांड सप्लाई के फोर्स से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनको पता है एग्जैक्टली ये नीड होनी चाहिए, तो अपने से काम करने को तैयार है। तो इंटरनेशनल मूवमेंट बढ़ता है कैपिटल का। क्या बढ़ता है? उसमें था रिजिड, उसमें था रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, यहाँ पे बढ़ता है। नेक्स्ट, वेंचर कैपिटल भी एंकरेज होते हैं। क्या होते हैं? एंकरेज वेंचर कैपिटल, वो भी बढ़ते हैं, दूसरों से काम बढ़ता है। और ये सारे फायदे और नुकसान जो उसके मेरिट थे, इसका जस्ट डीमेरिट हो जाएगा। उसकी मेरिट थी स्टेबिलिटी, इसका हो जाएगा इनस्टेबिलिटी। क्या? फ्लक्चुएशन आता रहता है। अगला उसमें था एंकरेज इंटरनेशनल रेट, इसमें आ जाएगा डिस्करेज इंटरनेशनल रेट। क्यों होता है डिस्करेज? क्योंकि इसमें डर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? कि फ्लक्चुएशन बढ़ेगा, यार रुपए कितने आएंगे वापस। और तीसरा वो था मैक्रो के लिए, ये है माइक्रो के लिए। इसके लिए मैक्रो के लिए डिस्करेज कर दिया है, उसको कोऑर्डिनेट नहीं करती है, ठीक है ना। तो मैक्रो क्या है? इसकी डिवाइड्स पूरा वो कोऑर्डिनेट करते थे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी को, ये कोऑर्डिनेट नहीं करती है। क्या नहीं करती है? ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए अच्छी नहीं रहती। वो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए अच्छी थी क्योंकि लॉन्ग टर्म सेम रेट रहती है, इसमें नहीं रहती। तो जो उसकी मेरिट है उसकी यहाँ पे हर एक चीज याद करोगे, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है ना। अगला टॉपिक क्या है? मैनेज फ्लोटिंग। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान सुनना। नहीं, उससे पहले अपन एक छोड़ दिया, नीचे चलना, उससे पहले चल रहा है। नहीं, उससे पहले एक और पॉइंट है, चेंज इन एक्सचेंज रेट। ये बहुत अच्छा पॉइंट, ध्यान से रखना। इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट अगर चेंज हो रही है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ध्यान से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए आते हैं। पहला पॉइंट आ रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्या आ रहा है? अपन पढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक है चेंज इन एक्सचेंज रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है। एक्सचेंज रेट कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला पॉइंट आ रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्या डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या हुआ? इंडिया की करेंसी या बाहर की? कोई बीच में नहीं बोलेगा, इंडिया की करेंसी या बाहर की करेंसी? इंडिया की करेंसी। डेप्रिसिएशन का मतलब इंडिया की करेंसी घट रही है। अब ध्यान से देखना, इंडिया की करेंसी घट रही है, इसका मतलब डॉलर क्या हो रहा है? डॉलर बढ़ रहा है, ध्यान से देखना। इसमें क्या होगा? इसमें डिमांड अपन आ रहा, नाम आ रहा है डोमेस्टिक करेंसी घट रही है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घट रही है, तो सीधा का मतलब है डॉलर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? डॉलर बढ़ेगा, अपने देश की करेंसी कम होगी, तो बताओ एक्सपोर्ट बढ़ेगा या इंपोर्ट बढ़ेगा? सोच समझ के बताओ। एक्सपोर्ट बढ़ेगा। वेरी गुड। क्यों बढ़ेगा? कारण बता। अब समझना ध्यान से, क्या होगा मैं डायग्राम बना, ये समझना, डिमांड है, ये सप्लाई है। पहले $1 इक्वल था, $1 को 60 रुपए किलो था, तो अपनी अपन हजार क्वांटिटी को बेचते थे। अब डॉलर हो गया, बढ़ गया, अपने देश की करेंसी घट रही है। अपन पॉइंट पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अपने देश की करेंसी घट रही है। अपने देश की करेंसी घट रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? डॉलर बढ़ रही है, डॉलर की रेट बढ़ रही है। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? $1 को इक्वल टू 70 रुपए। अब वो में से 2000 में खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे समझाता हूँ मैं तुमको। अपन उनके लिए चीपर हो जाता है। क्या रहता है? जैसे ही अपने देश की करेंसी घटी और उनके देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, अपन उनके लिए चीपर जाएंगे। ध्यान से देखना कैसे, समझो। पहले $1 इक्वल टू था 60, $1 इक्वल टू $60, सॉरी $1 इक्वल टू 60 रुपीज। क्या था? $1 इक्वल टू
साथ में बोलेगा तो नींद नहीं आएगी। 60,000 का माल खरीदा उन्होंने आपस से, तो कितने डॉलर देके जाएंगे अपन को? बीच में कोई नहीं बोलेगा। रौनक 10,000 डॉलर। हाँ बेटा 600 डॉलर, वेरी गुड। हाँ $1 को 60 रुपए, 60,000 का माल खरीदा। इतना तो समझ नहीं आता है। 60 से डिवाइड करेंगे तो $1,000, तो अपन को $1,000 देके जाएंगे। क्या देंगे? कितने देके जाएंगे? अब $1 को 60 की जगह हो गया $1 इक्वल्स टू 120 रुपीज। कितना हो गया? $1 इक्वल्स टू कितना हो गया? अब ऊपर से 60,000 का माल खरीद रहे हैं, कितने डॉलर देके जाएंगे? $5 ही देने पड़ेंगे। पहले भी 60,000 का माल खरीदा था, कितने डॉलर के देके गए? अब भी 60,000 का माल खरीदा, कितने डॉलर देके गए? चीज उतनी की खरीद रहा है, मगर डॉलर कम देना पड़ा। उनके लिए तो वही चीज $5 में आ गई। क्या आ गई? तो जब भी डॉलर की रेट बढ़ती है, अपने देश की करेंसी घटती है, डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन और डोमेस्टिक करेंसी, तो अपन दूसरे देशों के लिए चिप हो जाता है, अपन सस्ते हो जाते हैं। क्या होता है? उनको वही माल जो वो पहले खरीदते थे, वही माल उनको कम डॉलर में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्योंकि एक्सचेंज रेट होगी, उनको तो डॉलर में पेमेंट करना है, वो डिवाइड करेंगे। भाई साहब 60,000 रुपए देना है, $1 को 60 रुपए, 60 रुपए से डिवाइड करेंगे तो वो तो $1,000 देके जाएंगे। फिर हो गया $1 को 120 रुपए, और वो 120 से डिवाइड करेंगे वो तो उनके लिए 5